नमस्कार। संगीत साधना की राह पर अक्सर एक सवाल मन में आता है, खासकर जब रियाज की बात हो, कि गले को साधने के लिए तानपुरा बेहतर है या फिर हारमोनियम। ये दुविधा बहुत से संगीत सीखने वालों को होती है ना। जी हाँ, बिल्कुल। ये एक बहुत आम सवाल है और काफी वाजिब भी है। तो आज हम इसी दिलचस्प सवाल की थोड़ी गहराई में उतरते हैं। हमारे पास एक तुलनात्मक विश्लेषण है जो इन दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण साजों पर रोशनी डालता है, खास तौर पर गायन के अभ्यास के लिए, मतलब रियाज के लिए। अच्छा। और हमारा मकसद यही है कि इस विश्लेषण के जरिए समझें कि भाई रियाज के लिए दोनों के अपने अपने क्या खास फायदे हैं, ताकि जो साधक हैं वो अपनी ज़रूरत और अपनी मंजिल के हिसाब से एक बेहतर चुनाव कर सकें। बिल्कुल, ये समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तानपुरे से बात करते हैं। विश्लेषण कहता है कि तानपुरे पर रियाज करने के कई गहरे फायदे हैं। सबसे पहले तो ये लगातार एक बेस नोट की गूंज देता है, जैसे सा, प, सा। ये सुनने में तो शायद बड़ा सीधा लगे, पर इसकी अहमियत यहीं से शुरू होती है। सही कहा ना? बिल्कुल बिल्कुल। वो जो एक स्थिर लगातार गूंज है ना, जिसे हम झंकार कहते हैं, वो भारतीय शास्त्रीय संगीत में सुर की समझ और ठहराव का आप कह सकते हैं आधार स्तंभ है। सा मतलब षड्ज, हमारा मुख्य स्वर, और प या पंचम या कभी-कभी मध्यम या निषाद भी राग के अनुसार। इनकी जो निरंतर ध्वनि है वो एक मजबूत खूंटे की तरह काम करती है। अच्छा। जिसके सहारे गायक अपने सुर को, अपने गले को साधता है। वो सिर्फ एक आवाज नहीं है, वो सुर का एक आईना है जिसमें गायक लगातार अपनी आवाज को देखता है, परखता है, संवारता है। हाँ, मतलब एक रेफरेंस पॉइंट मिल जाता है लगातार। विश्लेषण ये भी कहता है कि तानपुरा श्रुतु सुनने की क्षमता को विकसित करता है। श्रुति यानी वो माइक्रोटोन्स जो हमारे 12 सुरों के बीच में होते हैं। ये कैसे होता है तानपुरे से, ये थोड़ा समझाएंगे? हाँ, जरूर। ये देखिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बारीक नुक्ता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत की जो आत्मा है ना, वो काफी हद तक इन श्रुतियों में बसती है। ये वो बहुत ही सूक्ष्म, बहुत बारीक संगीतमय अंतराल हैं, ध्वनियां हैं जो दो मुख्य स्वरों के बीच में होती हैं। जी। और किसी भी राग का जो सही भाव है, उसका जो स्वरूप है, वो इन्हीं श्रुतियों के सदैव इस्तेमाल से निखरता है। अब तानपुरे की खासियत क्या है? उसकी जो खुली गूंजती हुई ध्वनि है, उसमें कई सहायक नाद मतलब ओवरटोन्स मौजूद होते हैं। अच्छा। ओवरटोन्स। जी, जब गायक इस पूरी झंकार के साथ, इस गूंज के साथ लगातार अपना गला मिलाता है, तो उसका कान धीरे धीरे इन ओवरटोन्स को और मुख्य स्वरों के बीच की जो बहुत बारीक अंतर हैं, उनको पहचानने लगता है। यही है श्रुतिबोध। ये क्षमता आप देखिए, हारमोनियम जैसे साज से विकसित करना लगभग नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि हारमोनियम की हर चाबी, हर की एक तयशुदा सपाट स्वर ही देती है। उसमें ये बारीकियां, ये सूक्ष्मता नहीं आ पाती। वाह, तो ये तो कान को तराशने जैसा हुआ, मतलब कान को तैयार करना कि वो बारीकियां सुन सके। तो तानपुरे के साथ रियाज सिर्फ गला साधना नहीं, कान साधना भी है। बिल्कुल बिल्कुल, कान और गला दोनों साथ साथ सधते हैं। अच्छा, विश्लेषण में आगे ये भी कहा गया है कि इससे गले में स्थिरता आती है और सुर पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, मतलब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। और शायद इसी वजह से इसे क्लासिकल म्यूजिक की साधना के लिए सबसे आइडियल माना जाता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, तानपुरे की मांग ही यही है। वो गायक से कहता है कि भाई बाहरी बैसाखी छोड़ो और अपनी अंदर की सुनने की क्षमता पर, अपनी आवाज पर निर्भर हो। जब आप हारमोनियम पर गाते हैं तो एक बना बनाया तैयार स्वर आपको मिल जाता है। आप उसे सुनते हैं और दोहराते हैं। हाँ। लेकिन तानपुरे के साथ क्या है? वो एक निरंतर बहती हुई स्वर धारा है। आपको उसमें अपना स्वर ढूंढना पड़ता है और फिर उसे टिकाना पड़ता है। अच्छा, ढूंढना और टिकाना। जी, और इस कोशिश में, इस प्रक्रिया में गायक अनजाने ही अपनी सांस पर कंट्रोल, आवाज में ठहराव और सुर पर गहरी एकाग्रता विकसित कर लेता है। वो सुर लगाने के लिए अपनी मांसपेशियों पर, अपनी सुनने की क्षमता पर और अपने अंदर के एहसास पर ज्यादा निर्भर होता है। इसी आत्मनिर्भरता की वजह से इसे शास्त्रीय संगीत की गहरी साधना के लिए आदर्श माना जाता है। ये गायक की अपनी मौलिक समझ को जगाता है, उसे अंदर से मजबूत करता है। ये तो हुई तानपुरे की बात। साफ है कि ये सुर और श्रुति की समझ की बुनियाद को बहुत मजबूत करता है और गायक को आत्मनिर्भर बनाता है। लेकिन अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखते हैं, हारमोनियम। विश्लेषण कहता है कि जो लोग संगीत सीखना शुरू कर रहे हैं, खासकर बिगिनर्स, उनके लिए हारमोनियम पर सुर पकड़ना ज्यादा आसान होता है। ऐसा क्यों है? हाँ, ये बात व्यावहारिक तौर पर तो काफी हद तक सही है।
देखिए, हारमोनियम की बनावट ही ऐसी है कि उसमें हर स्वर एक निश्चित चाबी या पट्टी मतलब की से जुड़ा है। ठीक है। जैसे ही आप कोई की दबाते हैं, एक बिल्कुल सटीक स्थापित स्वर बजता है। अब शुरुआती दौर में जब कान उतना सधावा नहीं होता, ये जो तुरंत सही स्वर मिलता है ना, हाँ। ये बहुत मददगार होता है। सीखने वाले को जल्दी से सुर की पहचान होती है, पिच का अंदाजा लगता है और उसे एक तरह का हौसला मिलता है कि हाँ, मैं कुछ सही कर रहा हूँ। अच्छा, एक इंस्टेंट फीडबैक मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये शुरुआती कॉन्फिडेंस बढ़ाने में काफी सहायक हो सकता है, क्योंकि नतीजा फौरन सुनाई देता है। तानपुरे के साथ यही चीज पाने में ज्यादा वक्त और धैर्य लगता है। तो ये तुरंत फीडबैक और स्पष्टता देता है। विश्लेषण यह भी बताता है कि हारमोनियम पर गानों की धुनें निकालना आसान है, उनके साथ गाना या प्रयोग करना भी, और स्केल बदलना भी सरल है, खासकर अगर वो स्केल चेंजर वाला हारमोनियम हो। जी और ये कंपोजिशंस या बंदिशों को सीखने में भी मददगार है। बिल्कुल। यहीं पर हारमोनियम की जो प्रैक्टिकलिटी है, उसकी जो उपयोगिता है, वो सामने आती है। जहां तानपुरा बिल्कुल शुद्ध स्वर साधना, श्रुति ज्ञान और आवाज के ठहराव पर गहरा ध्यान केंद्रित करता है, वही हारमोनियम रोजमर्रा के संगीत अभ्यास में, खासकर जैसे गीत संगीत सीखना है, भजन है, गजल है, इनको सीखने और गाने में बेहद मददगार है। हाँ, ये तो है। आप कोई गाना सीख रहे हैं तो हारमोनियम पर उसकी धुन बजाकर उसके साथ आसानी से गा सकते हैं, उसे याद रख सकते हैं। कोई बंदिश है या कोई कॉम्पोजिशन है, उसके जो स्वर समूह हैं, उनको समझने और याद करने में भी ये बहुत सहायक है। और ये स्केल बदलने की सुविधा, इसका क्या महत्व है? हाँ, ये स्केल चेंजर वाली बात भी बहुत काम की है। देखिए, हर गायक का अपना एक नेचुरल स्केल होता है, एक पट्टी होती है जिसमें वो आराम से गा पाता है। जी। अब अगर हारमोनियम में स्केल चेंजर है, तो गायक अपनी सहूलियत के हिसाब से किसी भी स्केल से प्रैक्टिस कर सकता है या गा सकता है। उसे अलग अलग पिच के हारमोनियम रखने की जरूरत नहीं। हाँ, ये तो बहुत प्रैक्टिकल है। बहुत प्रैक्टिकल है, खासकर जब आप अलग अलग गायकों के गाए हुए गाने सीख रहे हो जो शायद अलग अलग स्केल पर हो, या जब आप किसी ग्रुप में गा रहे हो जहाँ एक कॉमन स्केल चाहिए। तो ये जो लचीलापन है, ये हारमोनियम को बहुत व्यवहारिक बना देता है। लेकिन क्या इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, खासकर अगर हम शास्त्रीय संगीत के नजरिए से देखें? आपने वो श्रुति वाली बात तो पहले बताई थी। हाँ बिल्कुल, वो इसकी सबसे बड़ी सीमा मानी जाती है अगर हम शुद्ध शास्त्रीय गायन की बात करें। हारमोनियम देखिए मूल रूप से पश्चिमी संगीत के टेम्पर्ड स्केल पर आधारित है। इसमें दो स्वरों के बीच का जो गैप है वो गणित के हिसाब से बिल्कुल निश्चित और बराबर होता है, जैसे पियानो में होता है। अच्छा। जबकि हमारा भारतीय शास्त्रीय संगीत श्रुति आधारित है। इसमें राग के भाव के हिसाब से, उसके चलन के हिसाब से स्वरों के बीच के जो सूक्ष्म अंतर हैं वो बदलते रहते हैं, उनमें एक लोच होती है। हारमोनियम ये सूक्ष्म भेद, ये लोच दिखा ही नहीं सकता, वो तो पक्का सपाट स्वर देगा। तो नतीजा ये होता है कि अगर कोई सिर्फ हारमोनियम के सहारे ही रियाज करता रहे तो उसकी वो श्रुति वाली समझ विकसित ही नहीं हो पाती। और ये श्रुति समझ तो रागदारी संगीत का प्राण है, उसकी जान है। आवाज भी क्या होती है, हारमोनियम के उन पक्के सपाट सुरों की आदी हो जाती है। सही कहा। उसमें वो लोच, वो बारीकी, वो गमक का काम, वो चीजें उतनी नहीं आ पाती जितनी तानपुरे के साथ रियाज करने से आती हैं। अच्छा, तो ये एक तरह का ट्रेड ऑफ हो गया। हारमोनियम सुविधा देता है, स्पष्टता देता है, खासकर गाने सीखने में आसानी देता है। हाँ। लेकिन श्रुति जैसी बारीकियों से शायद दूर ले जा सकता है, जबकि तानपुरा गहरी साधना और बारीकियों पर जोर देता है, लेकिन शायद शुरू में ज्यादा मुश्किल लगता है। बिल्कुल सही समझा आपने। तो फिर हमारे इस विश्लेषण का निचोड़ क्या निकलता है? मतलब चुनना क्या चाहिए, तानपुरा या हारमोनियम? देखिए, विश्लेषण का सार यही निकलता है कि ये कोई एक जवाब सबके लिए फिट हो जाए वाला मामला नहीं है। चुनाव पूरी तरह से संगीत साधक के लक्ष्य पर, उसकी जरूरत पर और उसकी संगीत यात्रा किस दिशा में जा रही है, इस पर निर्भर करता है।